सारा सिलेबस कर लिया, सब टॉपिक पढ़ लिए, फुल तैयारी के साथ गए थे सर, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्या आपके साथ में भी दोस्तों यही समस्या है? तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, आज मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम को यूं चुटकियों में क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, जहां हम कहते हैं कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। क्योंकि हाँ, हम आपके साथ जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं उनमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं PYQs उनको सोल्व करवाते हैं, और उन क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक ऑप्शंस को हम बिल्कुल बारीकी से देखते हैं और आपको ऐसा कंसेप्ट सिखाते हैं कि फिर आप जो है यूं चुटकियों में अपने एग्जाम क्लियर करते चले जाते हैं। तो देर न लगाते हुए आज हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आज आप नया सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, एक बार जरूर देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो थोड़ा क्लियर दिखाई दे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पज आर फाइनल गुड्स। ठीक है ना, तो यहाँ आपसे फाइनल गुड्स के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स जो हैं कोई अलग से गुड्स नहीं होती हैं। एक गुड जो आज आपके लिए इंटरमीडिएट है, हो सकता है वो आपके लिए फाइनल गुड भी बन जाए। ये कैसे हो सकता है सर? देखिए फाइनल गुड जो है वो ऐसी वस्तुएं जिनको हम कहेंगे जो वस्तुएं फर्दर इकोनॉमिक यूज के लिए प्रयोग नहीं ली जाती हैं। समझिए इस बात को। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं कोई भी, ठीक है ना, कोई लैपटॉप जो है वो परचेज करता हूं और उसको मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो वो मेरे लिए फाइनल गुड होगी। ठीक है, और वही लैपटॉप मैं आगे फर्दर उसको बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए परचेज करता हूं तो वो जो है वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड होगी। तो दोस्तों एक ही समय में वो लैपटॉप जो है वो किसी के लिए फाइनल गुड बन रहा है, किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड बन रहा है। यानी कि वो लैपटॉप जो है वो ना ही तो इंटरमीडिएट है ना ही वो फाइनल है। उसका जो यूज है वो आपको बताएगा कि वो लैपटॉप जो है वो इंटरमीडिएट है या फिर वो फाइनल गुड है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि जब आप उस लैपटॉप को यूज करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा। उस सेटिस्फेक्शन जो है वो आपका एक पर्पज हो सकता है फाइनल गुड का। हम कहेंगे कि यस, ऐसा पर्पज हमारा हो सकता है। दूसरा कहता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म्स। देखिए कई बच्चे जो है यहाँ कंफ्यूज होंगे कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है तो उससे वो पैसे कमाएगा, तो उससे वो अगर वो पैसे कमाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड बनेगी। नहीं, यहाँ आपको ये ध्यान करना है, क्योंकि जो भी वो मशीन जो है वो परचेज कर रहा है अपनी फर्म्स के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए, उस मशीन से, उस इक्विपमेंट से वो किसी रॉ मटेरियल को बदलेगा। वो रॉ मटेरियल जो अपना रूप परिवर्तन करेगा वो जो है वो तो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा, लेकिन जो उसको बना रहा है, वो जो मशीन है, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका फाइनल गुड है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको ध्यान करना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका फाइनल गुड है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स जो है वो आपका फाइनल गुड है। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बोथ A एंड B आर राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। देखिए यहाँ आप कंसेप्ट पढ़ते हैं मनी सप्लाई का, और वहां हम पढ़ते हैं M1 इज इक्वल टू CU प्लस DD प्लस OD को। ठीक है ना, तो आप यहाँ M1 को देखते हैं। जब आप देखते हैं कि करेंसी हेल्ड विद बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखें करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये तो आपका ओनली CU की बात कर रहा है। करेंसी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप ऐसा कुछ देखते नहीं है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक यानी कि CU प्लस डिमांड डिपॉजिट यानी कि DD, यानी कि आप कहेंगे कि M1 को बता रहा है, और करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट, नहीं, ये तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट
हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, द वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी। देखिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, मैं इसको जो है वो नीचे ले आता हूं और इसको मैं सोल्व करता हूं। देखिए आप यहां से देखेंगे, ठीक है, जो आपकी एपीसी आपको गिवन है वो है 0.8, ठीक है, और जो आपको इनकम गिवन है वो है आपको 4000 करोड़, ठीक है। सेविंग आपको निकालनी है। सेविंग जब आपको निकालते हैं, ठीक है ना, तो आप फॉर्मूला ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो इसको जब आप फर्दर s को इधर रखते हैं, c को उधर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा कि s इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस फॉर्मूले से पहले आपको y तो गिवन है लेकिन c जो है आपको अभी तक गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि कंजप्शन जो है वो हमारा कैसे निकलेगा। तो आप देखिए कि ए पी सी इज इक्वल टू, आप ये कहते हैं कि सी बाय वाई होता है, और ए पी सी जो है इसकी वैल्यू आप रख लेते हैं 0.8, ठीक है। तो सी और वाई जो है उसकी वैल्यू रख लेते हैं 4000 करोड़, ठीक है ना। 4000 करोड़ जो है आपने वैल्यू रख ली, ठीक है। तो जब ये आपका राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि 0.8 इंटू में 4000 करोड़ इज इक्वल टू सी। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3200 इज इक्वल टू सी। तो आपको सी मिल गया 3200, आपके पास इनकम है 4000, आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो S इज इक्वल टू 4000 करोड़ माइनस 3200 इज इक्वल टू 800 करोड़, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 800 करोड़। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन में क्या 800 करोड़ जो है हमारे को गिवन है। तो ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं कि पहला है आपका 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका 800 करोड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। देखिए जब हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं तो पहला ही लेक्चर हमारा होता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, और वो दो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। एक जो है वो ओइकोस और एक जो है वो नोमोस, या कई कई बुक्स में नेमीन भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ग्रीक ओइकोस नोमोस जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, कहता है प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी 0। देखो प्राइमरी डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट जो है पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विल बी 0। 0 कब होगा, जब यहाँ पर तो आपके फिजिकल डेफिसिट में जो भी फिजिकल डेफिसिट है, आप मान के चलिए कि ये भी 10 है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट भी 10 है, यानी कि जब ये भी 10 और ये भी 10, तो उनमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा ना। तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लीजिए। 6th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये देखना है एक बार कि कौन सी चीज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए जो है आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। कहता है कि TU फॉल्स MU इज इक्वल टू 0। यहाँ आप ध्यान देंगे तो आपने ये देखा है कि ये आपका TU होता है और इसी के नीचे आप जो है वो बनाते हैं ये मैक्सिमम और यहाँ से आपका MU, ये आपका MU। जब TU मैक्सिमम तो MU 0, ठीक है। तो ये कहता है जब TU फॉल्स, जब TU गिरेगा, ये गिर रहा है TU यहाँ पर रेड से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये TU जहाँ से गिर रहा है तो MU जो है आपका वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर MU जो है वो कह रहा है कि 0 है, ये कहते हैं ये तो गलत हो गया। TU फॉल्स MU लेस देन 0, तो ये लेस देन 0, 0 से लेस देन है। जब TU फॉल्स तो MU लेस देन 0, तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए
कहता है कि क्या रिजल्ट होगा जब फैक्टर के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। प्रोडक्शन में यूज हो रहा है फैक्टर, तो यानी कि फैक्टर के जो प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन जो आपका कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। ध्यान से समझिए, जो भी चीज आप बना रहे हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप उसके बदले में वेज दे रहे हैं, वो उस वेज के बदले में वो आपको चीज बना करके दे रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी वेज ज्यादा हो जाएगी तो वो जो चीज बना करके आपको दे रहे हैं वो आपके लिए महंगी हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो आपका सप्लाई का होता है वो आप ये कहेंगे कि बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका यहाँ राइट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे ये अगर आपका सप्लाई कर्व है एसएस, तो वो आप यहाँ जो है इतनी क्वांटिटी को ले रहे थे इस प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। अब जो है आपकी क्वांटिटी जो है वो गिर जाएगी, ये आ गई, तो आपका जो एसएस कर्व है वो यहाँ से S1 बन जाएगा, तो ऊपर की तरफ यानी कि लेफ्ट वर्ड जो है वो शिफ्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फ्लो वेरिएबल का और एक आप पढ़ते हैं स्टॉक वेरिएबल का। जब हम स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और जब हम फ्लो वेरिएबल की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो डिपॉजिट इन बैंक यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना बैंक में जमा है, तो ये आपका स्टॉक है, ठीक है। कैपिटल, तो आपके पास जो है आज के समय में कितना कैपिटल है ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। आपके पास धन कितना है ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। डेप्रीशिएशन आप पढ़ते हैं कि एक सामान्य चलने में यानी कि एक पीरियड के दौरान, एक समय के दौरान जो है वो कोई वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी मूल्य में जो कमी आती है वो डेप्रीशिएशन है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन में। तो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, फ्लो की बात कर रहे हैं, तो फ्लो आपका आंसर आ जाएगा डेप्रीशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीसी, और मैंने पीछे बताया था कि एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। आप यहाँ देखेंगे कि एमपीसी जो है वो होता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, ठीक है। तो एपीसी जो होता है वो सी बाई वाई होता है और एमपीसी जो होता है वो चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई होता है। तो आप ये भी ध्यान करेंगे यहाँ पर। तो ये जो है वो है आपका एपीसी और ये जो है वो है आपका एमपीसी। तो यहाँ आपसे एपीसी पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो y माइनस सी जो है आप देखते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू एस, सेविंग है ना। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर कॉल्ड, ठीक है। तो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज की वो ट्रांजैक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट होती है अदर ट्रांजैक्शन से, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में कहाँ आप उसको शामिल करेंगे। तो जब आप करंट अकाउंट को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, ट्रांसफर पेमेंट को पढ़ते हैं। जब आप कैपिटल को पढ़ते हैं तो आप एफडीआई, एफआईआई, ठीक है, पोर्टफोलियो, शेयर एंड बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है वो आपके अकाउंटेंट भी होते हैं अकाउंटेंट की दृष्टि से। लेकिन यहाँ आप जब पढ़ते हैं तो ये आपका इकोनॉमिस्ट जो है भी होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट भी होता है। जहां आप सारी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, वो आपकी होती है ऑटोनोमस अकाउंट में, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और जो मजबूरी वश की जाती है वो आपकी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एयर कर्व इज। तो आप देखते हैं कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो आप कहेंगे कि ए आर इज इक्वल टू डी डी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। तो ये आपका जो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो जो आपका प्राइस है वो कम हो रहा है। टी आर क्या होगा व्हेन एम आर इज 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डायग्राम बना लेना है कि ये आपका टी आर, ये मैक्सिमम, ये आ जाएगा यहाँ मैक्सिमम होगा। तो आप कहेंगे कि एम आर जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, एम आर जो है वो हमारा 0 होगा, तो वहां पर टी आर हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा सर, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा कि व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट टी आर इज मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम व्हेन एम आर इज 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये बताएं कि आपके अभी तक उन 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं, ठीक है। फटाफट से लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हुए हैं।
चलिए यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली कहते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी कोज चेंज इन इट्स प्राइस। नहीं, गलत कह दिया इन्होंने। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, जब हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। प्राइस कांस्टेंट रहने पर अदर फैक्टर में चेंज की वजह से, देखिए अदर फैक्टर में चेंज की वजह से जो है डिमांड में चेंज आता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। देखिए मैं इसको बता देता हूँ। ये देखो आप, ये कोई डिमांड है आपकी डी, ठीक है, और ये कोई प्राइस है। इस प्राइस को सेम रखते हुए आपकी जो है ये कोई क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से आपकी क्वांटिटी जो है ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, लेकिन प्राइस क्या रहेगा सेम। तो आपका डिमांड जो है वो D1 जो है वो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, ठीक है। आपकी क्वांटिटी कम हो जाती है Q2, ठीक है, सेम प्राइस पे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ये, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका D2 जो है वो डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज जब होता है तो आपका जो प्राइस होता है, वो क्या रहता है, वो आपका प्राइस जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कहता है कि चेंज कर जाएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो यहाँ गलत हो गया। The increase or decrease in supply for a commodity does not cause any change in its price in case the demand of the commodity is perfectly elastic, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डिमांड जो होती है, ठीक है ना, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। नहीं, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, ये आपको ध्यान करना है, यहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कहता है क्या कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस। यस, चेंज में प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। इन केस द सप्लाई ऑफ द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। यस, जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। देखिए डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर, ठीक है ना। तो डिमांड डिपॉजिट आर जो है वो नॉट लीगल टेंडर, तो आप कहेंगे कि ये तो सही है कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। करेंसी नोट्स इश्यूड आर नॉट लीगल टेंडर। जो भी करेंसी होती है लोगों के पास, जो भी करेंसी होती है वो सारी की सारी जो करेंसी है वो तो लीगल टेंडर होती है। हम पढ़ते हैं मनी वाले चैप्टर में, ये जो करेंसी होती है वो लीगल टेंडर होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान करेंगे कि इन्होंने लिखा कि नॉट लीगल टेंडर, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ आइटम। तो आपको यहाँ पे करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ आइटम देखना है कि जो 1 है उसके सामने वाला उसका सही मैच है क्या। कहता है मार्केट इन द इकोनॉमी, मार्केट जो है वो प्रोड्यूसर, नहीं, ये आपका सही मैच नहीं है। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, यस। तो सेकंड जो है ये 2 का बी के साथ, तो 2 का बी का साथ हमारा ऑप्शन नंबर 2 में सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन है, वो कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ द आइटम इन कॉलम ए टू दोज इन कॉलम बी। फिर से मैच्ड पेयर ऑफ आइटम देखना है। कहता है फिजिकल डेफिसिट आपको पता है, जब आप पढ़ते हैं फिजिकल डेफिसिट तो आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट आप जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट में आपका बोरोइंग है, उधर ही आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, ये आपको ध्यान करना है। तो बोरोइंग लेस, बोरोइंग में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो आप कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट, यस। तो आप कहेंगे 2 के साथ में बी आएगा सर, तो 2 के साथ बी यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप एक बार देख लीजिए। कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है ना। कहता है द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबल टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ा स्टॉक जो है वो रख सकती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ना। और जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये आप ध्यान करेंगे, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो आप अगर किसी की मनी का स्टॉक ज्यादा कर लेंगे, आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप जो है आप ये कहेंगे कि आपकी जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझिए इस बात को। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो जिसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो आपके पास जब स्टॉक होगा फॉरेक्स का, दूसरे मनी का स्टॉक ज्यादा होगा, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास डॉलर ज्यादा हुए तो इसका मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा हुई,
और डॉलर की डिमांड ज्यादा हुई तो डॉलर की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगी, है ना। डॉलर की वैल्यू अगर एप्रिशिएट कर गई, इसका मतलब आपका जो रूपी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा, और रूपी को आप डेप्रिशिएट करने देना नहीं चाहते क्योंकि आप मैनेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस स्टॉक को कम करेंगे, यानी कि इस स्टॉक से आप अपने रूपी की डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक से जब आप अपने रूपी की डिमांड बढ़ाएंगे तो ये स्टॉक जो है आपके लिए लार्ज नहीं होगा, मेंटेन नहीं कर सकते आप लार्ज स्टॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने ये रहा, क्या कहता है देख लीजिए। कहता है इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग अभी मैंने बताया कि इंटरवीन करता है सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है। ठीक है, टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसी को बाय सेल जो है वो करने के लिए तो गवर्नमेंट नहीं करती, आपको ये ध्यान करना है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई से करवाया जाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो करते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक करते हैं, आपको ये ध्यान करना है। ठीक है, आ जाओ आगे, कहते हैं कि इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। यस, ठीक है ना, आप देखिए सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ ज्यादा सुटेबल है। अगर ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं गिवन होता तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चले जाते, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो क्लियर जो है सेंट्रल बैंक दिया गया है, तो आप यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो जब हम सप्लाई पढ़ते हैं कि एस इज इक्वल टू, यानी कि सप्लाई जो है वो फंक्शन होता है प्राइस का, ठीक है, रिलेटिव प्राइस का, ठीक है, आप ये कहेंगे टैक्स का, और आप ये कहेंगे टेक्नोलॉजी का, ठीक है, आप ये कहेंगे प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो डिटर्मिनेंट होती है सप्लाई की। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो डिटर्मिनेंट नहीं होता है इंडिविजुअल सप्लाई का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर्म। ठीक है ना, आइडेंटिफाई द मार्केट फॉर्म विच हैज इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व। ठीक है ना, क्या कहता है, आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें जो आपका डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो वो आपकी एक ही जो है ऐसी, मैं ये कहूँगा कि मार्केट होती है जिसमें जो है आपका प्राइस डिमांड कर्व जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, वो होती है आपकी ओलिगोपोली मार्केट। तो आपको ध्यान करना है कि ओलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन मोनोपोली जब आप पढ़ते हैं तो मोनोपोली में सप्लाई कर्व मिसिंग होता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान करेंगे, नो सप्लाई कर्व, ठीक है ना, नो सप्लाई कर्व इन मोनोपोली, नो सप्लाई कर्व, कोई सप्लाई कर्व नहीं होता है मोनोपोली में। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इनडिटर्मिनेट ऑफ डिमांड कर्व देखते हैं ओलिगोपोली मार्केट में। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनका ध्यान करेंगे। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में आप देखते हैं डिमांड कर्व जो है आपका जो है यही होता है AR इज इक्वल टू DD। ठीक है ना, तो ये आप कहेंगे कि पूर्णतः लोचदार होता है। मोनोपोली में आप देखते हैं कि आपका AR कर्व जो है वो लेस इलास्टिक होता है, और मोनोपोलिस्टिक में आप देखते हैं कि AR कर्व जो आपका मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कहता है, 20 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड, अगर टाइम मिल जाता है और हम प्राप्त कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज मोर, तो ज़्यादा जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये देखिए, जितने ज़्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ही आपकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि थोड़े से ही प्राइस जो है बढ़े, क्योंकि आप उसके सब्स्टिट्यूट पे भागे। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे दो प्रकार एक काम को जो है 2 वस्तुएं कर सकती हैं। ठीक है ना, यानी कि चाय और कॉफी जो सब्स्टिट्यूट है, तो आपको जो है वो एक हंगर है कि आपको कुछ गर्म पीना है, तो आप चाय पी लेंगे तब भी आपको वो हंगर जो है आपकी संतुष्ट हो सकती है, आप कॉफी पी लेंगे तब भी वो हंगर जो है आपकी जो है वो संतुष्ट हो सकती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके एक काम को पूरा कर रही हैं। ठीक है ना,
चाहे वो आप आइदर टी से कर लें और आप कॉफी से कर लें। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर चाय के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप चाय को खरीदना बंद करके कॉफी पीना शुरू कर देंगे, रिलेटिवली वो आपके लिए सस्ती रहेगी, है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे चले जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी तो वो जो है वो और ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा उसकी डिमांड गिरनी शुरू हो गई, यानी कि वो इलास्टिक हो गई। तो किसी वस्तु का जब सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है, किसी वस्तु के जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिक विल इंक्रीज जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कर लेते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द आइटम इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। जब हम मनी को पढ़ते हैं तो मनी आपका पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यहाँ सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, यहाँ तो डिमांड ऑफ मनी भी हो सकता था। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। कमर्शियल बैंक नहीं स्टोर वैल्यू करते, ये तो मनी का फंक्शन है, ये तो आप ये को पता है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो गलत है। सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 माइनस यानी कि 3 जो है सी है वो आपका सही है। तो किसका जो आंसर आएगा 3 और सी के साथ में चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एक बार देखते हैं पढ़ करके। कहता है कि एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेशियो है एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, इनकम के ऊपर, तो ये आपका एपीसी होता है। आप कहेंगे कि यस यही हमारा एपीसी होता है। एमपीसी इज द रेशियो ऑफ ए चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन, ठीक है ना। और ये कहता है कि टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, तो ये भी आपका एमपीसी होता है। आप कहेंगे कि ये भी सही है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, आपको नोट करेक्ट फाइंड आउट करना है। तीसरा कहता है एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग, ठीक है ना, रेशियो ऑफ सेविंग, ठीक है, एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजप्शन, सी नहीं, एस बाय वाई जो है वो आपका एपीएस बनता है ना। तो एस बाय वाई इज इक्वल टू एपीएस। तो यहाँ पर आपके कंजप्शन की जगह इनकम होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अब ये तो गलत है और आपको गलत ही ढूंढना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 23rd जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ड्यूरेबल गुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन दी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोसेस। नहीं, ड्यूरेबल गुड जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है उस पेज पर जाते हैं और नेक्स्ट पेज जो है वो क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। ठीक कहते हैं मोर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी कैपिटल गुड्स रेज द एबिलिटी ऑफ लेबरर टू प्रोड्यूस गुड, यस, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे कि जो मोर हैवी कैपिटल गुड्स होती हैं वो आपकी एबिलिटी को, लेबर की एबिलिटी को वो बढ़ाएगी जो वो वस्तुओं को बनाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी अच्छी आपके पास कैपिटल होगी, जितना अच्छा आपके पास जो है मशीन होगा, उतना ही आपका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। तो आप ये ध्यान करेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ ए स्टेटमेंट कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कहता है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों बताती है, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। शुड स्टॉप करना चाहिए, तो ये तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो सकती है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस, ये भी आपका जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। यहाँ आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछा गया है। तो ये देखिए कहता है इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव बात इन्होंने कहती है कि जो आपका फैक्ट है आज के समय में, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप्ड थ्रू करेक्ट प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग से उसको जो है वो डेवलप कर सकती है, करना चाहिए, यस। तो ये आपकी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आपकी रियल फैक्ट, ठीक है ना, रियल फैक्ट और रियल चीजों को बताता है। नॉर्मेटिव जो आपकी आइडियल चीजों को बताता है, ठीक है ना, जो आपकी आइडियल को बताता है, ठीक है। आइडियल जो चीजें होती हैं उनको जो बताएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी आज की वीडियो का हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है कि इन द फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिव राइज टिल इट रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट, यस, फर्स्ट ही ऑप्शन जो आपका सही है। नेक्स्ट जो है आप इसमें देख लेते हैं एक बार,
यहाँ आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये कहता है कि ये आपका जो है वो टीआर है। जब आपका ये एमपी है, एमपी ले लीजिए, एमआर ले लीजिए, इसको कुछ भी बोलिए, ये आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम होता है तो आप इस लाइन को यहां लेकर के जाएंगे और ये देखिए यहां से आपका आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो है मैं इसको थोड़ा रेड पॉइंट से ले लेता हूँ, ये जो है वो है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां से आपका जो कर्व है वो अपनी शेप चेंज करेगा। है ना, देखिए अब जो है ये शेप चेंज करेगा, ये ऊपर तो जाएगा लेकिन देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि कैसे इसने कर्व ने जो है वो शेप चेंज की है। मैं थोड़ा इसको बिल्कुल जो है हल्की और लाइट चीजों में ले लेता हूँ। देखिए कैसे चेंज किया है, ये यहाँ है इतना, अब इसको ज्यादा मिला, ये देखिए बहुत ज्यादा मिला, ये देखो थोड़ा सा, है ना, अब इसको बहुत ज्यादा मिला, देखिए और ये थोड़ा सा, ठीक है, और ज्यादा मिला और ये यहाँ आ गया थोड़ा सा। ये तो हर बार जो है ये देखिए ये छोड़ना कम हो गया है और इसको मिलना जो है वो ज्यादा हो गया है। लेकिन इस पॉइंट के बाद, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए ये यहाँ इतना, अब जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए बढ़ना शुरू हो गया ना, ठीक है, यहाँ गैप आना शुरू हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जो है वो डिक्रीजिंग रेट में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये कहेंगे कि फर्स्ट जो स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, इस फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग रेट से। फिर ये आपकी सेकंड स्टेज होती है, यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट, और जहां आपका एमपी 0 होता है वहां आपका ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा ना। ठीक है, ये देखिए जहां आपका एमपी 0, देखिए ये एमपी आपका 0, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये आपकी सेकंड स्टेज है। ठीक है, और फिर आपकी आ जाती है थर्ड स्टेज, जहां आपका टीपी जो है वो गिरना शुरू कर देता है और ये आपकी थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप एपी को भी देखेंगे तो आपका जो एपी है वो इस स्टेज में जो है वो है एपी। ठीक है, देखिए तो यहाँ आपसे पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रेड पॉइंट। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज जहां पर आपका एमपी बढ़ रहा होता है, ये ध्यान करना है, एमपी और एपी दोनों बढ़ रहे होते हैं और एमपी अपने मैक्सिमम पे आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना बात। तो यही बात इन्होंने यहाँ की है, आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कहता है इन फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। यस, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, टिल इट, तब तक बढ़ता है जब तक कि वो मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं आ जाता है। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि यस हमने देखा है कि फर्स्ट वाले में हमने देखा है कि एमपी जो है वो यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ आकर गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये कई बार क्या पता आपसे ये प्रश्न पूछने कि बढ़ गया है तो वो कौन से पॉइंट पे आ गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां से आपका जो कर्व है, टीपी का कर्व है, वो कर्वेचर चेंज कर रहा है। ठीक है ना, ये जो है वो ऐसे हो रहा है, देखिए यहाँ से वो ऐसे चेंज कर रहा है ना, तो वो चेंज कर रहा है क्योंकि पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो रहा है, ये चेंजिंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये जो टॉप पे बैठा है ये जो पॉइंट है ये है सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है ना, सैचुरेशन पॉइंट, तो ये आप ध्यान करेंगे सैचुरेशन पॉइंट है और वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा हमारा चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मैं आशा करता हूं कि आप जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दबाएंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप जरूर बताएंगे कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए
और दब के अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि इकोनॉमिक्स की बहुत ही अच्छी वीडियोस और बहुत ही अच्छी क्लासेस जो हैं वो आपको परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।